morning, student. Today we discuss about the further diseases which are given in a syllabus or in a lesson number, human health and diseases. So we discuss as the common cold. In previous class we have to discuss as number of the diseases as considered to typhoid, pneumonia is common diseases which are found in a human, as common cold is also one of the common disease, not a disease, it is just to be called as to be disorder also, and maybe it is an acute disease also कि एक तरह का डिसऑर्डर है, यानी हमारे शरीर की स्थिति अचानक से बिगड़ जाती है और बिगड़ने के बाद फिर से वो क्योर भी हो सकती है कुछ लिटिल टाइम के लिए, कुछ छोटे समय के लिए हमारे शरीर में कुछ अचानक से मे बी फिजिकल कंडीशन हम बोलते हैं कि अल्टरनेशन में आ जाती है और फिर बिना दवा के भी, कभी कभी तो बिना दवा के भी अपने आप अकॉर्डिंग टू आवर इम्यूनिटी also may be cure. So common cold is that type of disease. कि common cold बिल्कुल उसी तरीके से वो एक डिसीज है जिसे हम लोग हमारे देश पर सर्दी बोलते हैं, राइट? ओके, तो ये अपने आप में खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी खासी रेजिस्टेंसी में है तो. ओके, सो मे बी कॉमन कोल्ड इज वन ऑफ द टाइप ऑफ also viral infection. And sometimes it is just to be abnormalities found in body or in a physical condition due to environmental effects. कि कभी कभी कॉमन कोल्ड जो है वो हमारे एनवायरमेंटल अफेक्ट की वजह से हमारी फिजिकल कंडीशन में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करता है या हमारी जो रेगुलर सिस्टम्स है, रेगुलर फिजिकल प्रोसेसेस है उनको अल्टर कर देता है. ये एक ऐसा एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन है जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड कैरी हो सकता है. दूसरी बात कि हम यहाँ जो पढ़ रहे कॉमन कोल्ड ड्यू टू अफेक्ट बाय द वायरल इन्फेक्शन कि वायरस की वजह से. तो मे बी इट इज एन वायरल इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर, लोअर का मतलब है हमारी ब्रोंकाई से लेके लंग्स, अल्वेओला, और अपर का मतलब है कि नेजल नेयर्स, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अप टू द ब्रोंकाई तक. तो यहाँ तक जो हमारे गले की जो वाइंड पाइप होती है मोस्टली यहाँ पर उसका इन्फेक्शन होता है. सो इट इज कॉल्ड एज टू बी द वायरल इन्फेक्शन डिसीज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या रीजन का. मे बी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नासोफैरिंजिटिस. यस, हमारी मोस्टली फेरिंजिटिस में अफेक्ट होता है सबसे पहले और फिर धीरे धीरे ट्रकिया में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है. नाजो क्यों कहा है? क्योंकि हमारे नेजल से ही शुरू होता है, यानी हमारी नोज से थ्रू द एयर बॉर्न बोल सकते हैं इस डिसीज़ को कि थ्रू द एयर वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और नेज़ल से, नेज़ल कैविटी से पासन होकर हमारे फेरिंग्स में जाके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है. इस वजह से इसे शॉर्टली क्या कहा गया? नासोफैरिंजिटिस. एक्चुअल बेस पर, यानी जहाँ हमारी बॉडी की पार्ट अफेक्ट करता है उसी वजह से. देन इट इज़ मे बी ग्रुप ऑफ वायरस. कहा जाता है कि सिर्फ कभी कभी एक वायरस से नहीं होता, तो वो मोस्ट ऑफ टाइम दे आर अफेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ वायरसेस. कई सारे एक साथ कई सारे अलग अलग टाइप के वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से भी नासोफैरिंजिटिस या कॉमन कोल्ड कहलाया जाता है. उसमें से मोस्टली रिनो वायरस एंड कोरोना वायरस. यस, कई सालों से हम लोग कोरोना वायरस पढ़ते चले आ रहे हैं या रिनो वायरस और कोरोना वायरस ये हमारे ऐसी ही कुछ वायरल इन्फेक्शन है जो हवा से या एक दूसरे की, जिसे हम बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट से, कि एक दूसरे की जो पेशेंट होता है उस पेशेंट की कॉन्टैक्ट से और पेशेंट की फिजिकल अटैचमेंट से ये एक दूसरे में स्प्रेड होता है. साइंस एंड सिम्टम्स: कफ, खांसी आना, सोअर थ्रोट, यानी हमारा गला सूज जाता है या बैठ जाता, बोलते खराश लगती है गले में, आवाज़ क्लियर नहीं होती. देन रनिंग नोज, नाक से पानी बहते रहता है. फीवर, बुखार भी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, हाई टेम्परेचर नहीं होता इसमें, मलेरिया जैसे, टाइफाइड जैसे, लेकिन बुखार होता है. नेज़ल कंजेशन, यानी सांस लेने को तकलीफ होती है, नाक बुझा बुझा सा लगता है, दैट इज़ कॉल्ड द नेज़ल कंजेशन. देन स्नीजिंग, सर्दी आते रहती है. कंजक्टिविस, रेड आइज, यानी आँखों की जो नसें होती है वो दर्द करना शुरू कर देती है. आई रेटिना जो है रेडिश कलर में नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड द
कंजक्टिविटिस। देन मसल रैशेस, शरीर पर हल्की सी अचानक से रेड रेड रैशेस पड़ना, या मसल्स अचानक से पेन करना, खिंचाव शुरू हो जाना, फटीग, थके समान लगना, हेडेक, सरदर्द, शिवरिंग, अचानक से ठंडी लगना और कांपना, शरीर कांपना शुरू कर देता है, सडन टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। मे बी एज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, ये इसके सिम्टम्स है, साइंस है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस एक सीरियस लेवल तक हमने अभी अभी उसे फेस किया, सीरियस लेवल तक पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि उसकी जो वायरस थी वो म्यूटेंट थी, नेचुरल वायरस नहीं थी। ऐसे तो हमें कोरोना वायरस शायद लाइफ में पहले भी कभी शायद अफेक्ट करके चला गया होगा, मे बी, लेकिन उस समय में ये जो नेचुरल वायरस है इस तरीके से म्यूटेंट जेनेटिक मटेरियल के साथ नहीं था। ये कहा जाता है कि जानबूझ के म्यूटेंट, इस कोरोना वायरस को जानबूझ के म्यूटेंट करके एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया गया है, ओके, या मे बी बाय सडनली एक्सीडेंटली रिलीज हो गया था, सो कंसिडर्ड है। तो मे बी इस तरीके से कॉमन कोल्ड और मे बी अभी जो हमने फेस किया कोरोना वायरस, रिनो वायरस, दोनों की सिम्टम्स एक ही है। रिनो वायरस भी हमें कई दफ़ा होते हैं। अगर कोई सर्दी हमें 7-7, 8-8 दिन के लिए छोड़ती नहीं है या उसका अफेक्ट रहता है और इस तरीके से कुछ सिम्टम्स हमें नज़र आते पर फिर भी क्योर हो जाते हैं, तो इट इज़ में बी ऑल्सो अफेक्टेड बाय द रिनो वायरस। कि रिनो वायरस से एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट होता है, जैसे टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाता है, तो रिनो वायरस का अफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? स्टेइंग अवे फ्रॉम पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, सर्दी है या अदरवाइज हमने देखा है कोरोना वायरस में, उससे दूर रहो। यस, बिल्कुल सही कहा है, और हमने यही किया, इस वजह से इसके अफेक्ट्स कम हो गए थे, इसका स्प्रेड कम हो गया था, कम्युनिकेशन कम हो गया था। देन वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर, नाक में छूते बार बार, हमें पता है आदतें होती हैं, सर्दी होती तो बार बार नाक में हाथ जाती, हमारी उंगलियों से एक दूसरे में फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, या मे बी यही हमारी नाक की उंगलियां माउथ में टच कर सकती है, बॉडी पार्ट्स में टच कर सकती है। मे बी वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर, यूज हैंकरचिप टू कवर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। जब खांसी या सर्दी आती है तो उस समय में नाक में क्या रखनी चाहिए? रुमाल रखनी चाहिए, दूसरे को स्प्रेड ना हो। या कोई खांस रहा है तो कम से कम जो उसके आजू बाजू में उन्होंने ऐसे कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स कैन आल्सो बी यूज्ड। हमारे यहाँ भी हमने देखा है कि ऐसे बहुत सी अल्कोहल बेस्ड, जिसकी वजह से अगर कोई ये वायरस हमारी स्नीजिंग से या किसी दूसरे पर्सन की खांसने से या सर्दी की वजह से अगर हमारे हाथ में आ गए हैं, तो हम अगर हाथ सैनिटाइज करते हैं तो अल्कोहल क्या करता है? उसे किल करने की, निष्क्रिय, पूरी तरीके से किल तो नहीं लेकिन इनएक्टिव करने की कोशिश करता है। स्वान तो मे भी हमने देखा है मोस्टली इन्फेक्शन हमारे किससे होता है? हैंड से होता है। देन नेक्स्ट है रिंगवर्म। यस, रिंगवर्म जिसे डर्मेटोफाइटोसिस कहा जाता है, आपने देखा है, पढ़ा है, जिसे कंसिडरेशन में चट्टे बोलते हम लोग। रिंगवर्म क्यों नाम दिया गया? डर्मेटोफाइटोसिस का मतलब है डर्मा, डर्मा यानी हमारी स्किन, और फाइटोसिस का मतलब जस्ट इमेजिन टू, प्लांट कैसे अपने आप को स्प्रेड करता है, तो हियर इज वर्ड यूज एज टू बी द फाइटो एंड सिस, ऐसी एक प्रोसेस चलती है जिसकी वजह से उस प्रोसेस में ये जो पॉजिटिव एजेंट है, ये पॉजिटिव एजेंट हमारी स्किन को धीरे धीरे केराटिन और जो प्रोटीन्स होती है हमारी स्किन में, उसे खाना शुरू कर देता है और रिंग स्ट्रक्चर में हमारे डर्मा को खाते खाते, अपर डर्मा को, अपर स्किन को खाते खाते रिंग स्ट्रक्चर में फैला देता है। सो इस वजह से इसे नाम दिया रिंगवर्म। ये एक फॉल्स नाम है, एक झूठा नाम है, फॉल्स नेम है रिंगवर्म। ऐसा कोई वर्म नहीं होता, ऐसे कोई इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर नहीं होती, इन लाइक वर्म लाइक बॉडी नहीं होती कंसिडरेशन। पर मे बी इमेजिन टू, कि इमेजिन करो, बोलता है कि ये कोई ऐसी एक वर्म है। वर्म क्या करती है? यूरेसियसली फीड करती है, खाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही इमेजिन किया कि हमारी स्किन को वो क्या करेगी? खाएगी। खाते समय में स्पेसिफिकली एक सर्कुलर मैनर में वो हमारी स्किन को खाती चली जाती है। स्किन को खाती है मतलब स्किन के अंदर का जो प्रोटीन है वो खा लेती है। अगर स्किन के अंदर का प्रोटीन खा लेगी
तो स्किन की जो ईच एंड एवरी सेल है वो जीवित कैसे रहेगी। तो इस तरीके से अपने आप में वो रिंग रिंग की तरह मैनर में फैला के चले जाते हैं। सो इट इज़ डर्मेटोफाइटोसिस एक्चुअली साइंटिफिक नेम. इट इज मस्ट बी affected by a fungus or it is called the fungal infection of skin करके. Maybe most of fungal species आप नोट करके रख सकते हैं. ट्राइकोफाइटम एंड माइक्रोस्पोरम पॉजिटिव एजेंट है इनके. दिस फंगाई फीड ऑन केराटिन इन स्किन, हेयर एंड नेल्स. यस, अब हमारे नाखून में भी अफेक्ट कर सकते हैं, हेयर में भी अफेक्ट करते हैं. हेयर में भी केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, नाखून में भी कुछ हद तक होता है, कुछ परसेंटेज में, और हमारी स्किन में तो होता ही है. तो मोस्टली ये केराटिन पर अटैक करते हैं और केराटिन को खाना शुरू करते हैं. सो कंसिडर दैट. देन मे बी साइंस एंड सिम्टम्स. अब इनके लक्षण क्या है? तो इन्फेक्टेड स्किन शोज एनलार्ज यानी फैला हुआ सा, थोड़ा सा हल्का सा स्वेलिंग आती है उसमें, और रेड रिंग कॉज ड्यू टू रिंग वर्म, और रेड कलर की धीरे से सर्कुलर पैचेस बनना हमारी स्किन पर शुरू हो जाती है. सो कॉल्ड द रेड रिंग. देन अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. कि अचानक से इसका इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी अगर हमारी हाथ में हुई है और हम छूते समय में ऐसे छू लिए, यहाँ छू लिए, तो वही इन्फेक्शन हमारी यहाँ होगा, यानी डिफरेंशियल बॉडी पार्ट्स में या डिफरेंशियल पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी इसका इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है. ये इन्फेक्शियस है, कॉन्टेजियस है. जहाँ कॉन्टैक्ट हो जाएगा उसकी फंगस की जो स्पोर्स है वो अगर हमारी बॉडी पार्ट्स में अगर आ जाती है, हमसे ही, अगर हमें उसका इन्फेक्शन है और हमसे ही और दूसरी जगह में फैलते हैं. सो कंसिडर दैट. इस तरीके से में भी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि केराटिन ही खा लेगा, प्रोटीन ही खा लेगा, तो उसका जो लाइवनेस है वही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और उसकी वजह से स्किन अपने आप में ड्राई होना शुरू हो जाएगी. स्केलिलेशंस. कभी कभी स्केलिलेशन का मतलब होता है कि कागजी फोड़े जैसे बोलते हैं, वो आना, जहाँ पर इन्फेक्शन शुरू होता है वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे फोड़े आना शुरू हो जाते हैं. लेशंस बहुत ही बारीक और कागजी होते हैं. फिर वो इन्फ्लेमेशन से फूट जाते और फूटते हैं. फूटते ही उससे हल्का सा पानी जैसे द्रव निकलना शुरू हो जाता है, पस, और उनमें उनकी फंगस की स्पोर्स होती है. वो पानी यानी वो जो पस होता है जहाँ जहाँ फैलेगा और वहाँ स्पोर फैलेगी, और स्पोर केराटिन एब्जॉर्ब करेगी और अपने आप में उसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ाती चली जाएगी. सो मे बी समटाइम्स रेड पैचेस कॉजेस इंटेंस इचिंग. इतनी घनी रेड पैचेस बन जाती है कि इतना खुजाती कि जो इंसान होता है अफेक्टेड इंसान, वो रुक नहीं पाता, इतना खुजाता है. देखो कुछ लोग जो होते हैं, हम लोग देखते हैं, उसकी इचिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि हमारे सामने कौन बैठा है, क्या कितने लोगों में है, क्या है, ये भी नहीं सोच पाते. इतनी इचिंग होती है, वो खुजाना शुरू कर देते हैं. इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन होती है. देन कहा जाता है इन्फेक्शन टू द नेल्स, हमारी नाखूनों में. जब नाखूनों में होता है तो उन्हें ऑनिकोमाइकोसिस कहा जाता है. उन्हें क्या कहा जाता है? ऑनिकोमाइकोसिस. स्किन पर होता है तो डर्मेटोफाइटोसिस, और नेल्स में होता है तो ऑनिकोमाइकोसिस. इन विच नेल्स बिकम थिक, डिस्कलर्ड एंड डिसफिगर्ड. मोस्टली किसान और जो माटी में काम करते हैं उनके नाखून, तो मिट्टी से ये स्पोर्स उनके नाखून में चढ़ जाते हैं और वहाँ उनका इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है. नाखून को खाना शुरू कर देते. उनके नाखून इतने से अटैच वाले नज़र आते, और पूरी उंगलियां वगैरह ऐसी थोड़ी सी रेड पैचेस में दर्द करना, या अदरवाइज जिसे हम बोलते हैं कि उंगलियां जैसे छोटी छोटी हो रही है, या फिर नाखूनों का कलर एकदम से बदल जाता है, डार्क ब्राउनिश कलर में आ जाता है, ग्रीनिश कलर में आ जाती है. कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो पूरा नाखून निकल के गिर जाता है, और उसमें धीरे से कुछ इंजुरीज, जख्म होना शुरू हो जाती है. कभी कभी अगर यही अगर हमारी पैरों की उंगलियों में होता है तो उस समय उसे नाम दिया जाता है एथलेट्स फुट. 3 नाम पढ़े हमने. स्किन में होता है तो डर्मेटोफाइटोसिस, नाखूनों में होता है तो स्पेशली ऑनिकोमाइकोसिस, और अगर पैरों में और पैरों की उंगलियों में अगर ये होता है तो जिसे एथलेट्स फुट कहा जाता है. यूजुअली बिगिंस बिटवीन
द टोज। टोज यानी हमारी उंगलियों के बीच में, नेल में नहीं होता। चिखली सुने हैं आपने? हाँ, बोलते हैं ना ज़्यादा दिन जो लोग ज़्यादा पानी में रहते हैं, तो मोस्टली फीमेल्स कि रोज़ के काम जो करते हैं तो पानी में ज़्यादा देर तक अगर रहते हैं, या अदरवाइज ये हमारे इधर खेती बाड़ी में रोना करना वगैरह जो बोलते हैं, तो उसमें पैर पूरी तरीके से मिट्टी में होती है, तो उस समय में उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट होता है, यानी मॉइस्चर की वजह से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर हमारी दो टोज के, दो उंगलियों के, पैर की दो उंगलियों के बीच में मिट्टी फंस के रह गई है, या ऐसा कुछ गिलावा रह गया है, या ज़्यादा देर तक गिलेपन में रहते हैं, तो एनवायरनमेंट से स्पोर्स अटैक कर जाती है और खाना शुरू कर देती है स्किन की केराटिन को, तो उस समय में उन्हें एथलेट्स फुट कहते हैं। चलो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, ऐसे पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ शेयर करने से, मे बी कोम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, कंघी शेयर करने से, क्लोज कॉन्टैक्ट उनके साथ रहने से, उठने बैठने से, छूने से, खेलते समय में एक दूसरे के हाथ पकड़ना, एक दूसरे के साथ खेलना, देन एज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, इस तरीके से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में इसका इन्फेक्शन हो सकता है। चलो, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कहा है कि सबसे पहले तो जो कुछ ऐसे रेड पैचेस हुई है उसकी एग्जामिनेशन की जाएगी और डायग्नोज किया जाएगा कि इन्फेक्शन एक्चुअली फंगल है या कोई और है। ओके, सो मे बी अगर उसमें कुछ ड्रग्स यानी दवाई दी जाती है, निस्टेटिन, फ्यूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ये दवा की नाम दी है, जिसमें कभी सिरप होती है तो कभी टैबलेट्स भी मिलती हैं। ओके, चलो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वही जिससे फैलता है, जिससे होता है, उनसे दूर रहे। जो अगर हमें पता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, तो अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ क्लोथ, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, एक दूसरे के स्पोर्ट खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो एक दूसरे के कुछ पैर के क्रिकेट के पैड्स होते हैं या टी शर्ट्स होते हैं, या फिर कुछ हाथ में ग्लोव्स वगैरह पहन लेते, स्पोर्ट के ग्लोव्स, तो एक दूसरे के शेयर नहीं करना चाहिए। देन वॉशिंग क्लोथ्स इन हॉट वाटर, अगर ऐसा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स जो है हॉट वाटर में वॉश ऑफ करना चाहिए, और अच्छी खासी जिसे बोले तेज़ धूप में उन्हें सुखाना चाहिए। अगर उनके शरीर में इनसे कुछ स्पोर्स आ गई है तो मे बी मर जाएगी, एक्सेस हीट की वजह से, या गर्म पानी में डाल दे वो इनएक्टिव हो जाती, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना उससे बढ़ेगा जिस पर्सन को है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, या अदरवाइज किसी दूसरे को नहीं होगा। सो कंसिडरेशन में ये तो इनके डिसीजेस की बेस पर बोलते हैं, लेकिन मोस्टली कॉमनली हमारे भी जो डेली रूटीन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो अच्छी खासी तेज धूप में ही सुखाना चाहिए। ओके, देन यूज एन फंगिसाइडल सोप, यस, इसके ऊपर फंगिसाइडल सोप होते हैं, उनसे जल्दी रिकवरी आती है, हेल्प टू डिस्ट्रॉय फंगल पैथोजन, और ये फंगल पैथोजन डिस्ट्रॉय करने में हेल्प होते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम फंगिसाइडल पाउडर होते हैं, तो ऐसे पर्सन जिन्हें ऐसे कुछ इचिंग हो रही है या स्किन में ऐसे कुछ रैशेस नज़र आ रही है, या खुजाना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे कुछ हल्के से छोटे से डॉट्स से शुरू होता है, छोटे से डॉट्स की कुछ इन्फ्लेमेशन होके कुछ पैच नज़र आ गए, तो उसी समय में फंगिसाइडल पाउडर या सोप उससे अच्छे से वॉश करना चाहिए। या मोस्टली अगर थोड़ा सा भी हमें कुछ इन्फेक्शन शुरू हुआ है ऐसा लगता है, तो मे भी आपको पता है डेटॉल तो हर किसी के घर में रखा ही जाता है या होता ही है, डेटॉल एज फ्लूइड लिक्विड, या अदरवाइज डेटॉल सोप जो होता है, तो मे भी उससे हम वॉश कर सकते हैं। चलो, लेटर ऑन है डेंगू, सभी ने सुना है डेंगू, बराबर है, पर एक्चुअली इससे होता है क्या होता है, एक्चुअली हमारे शरीर में क्या चेंजेस होती है, चलो देखेंगे। तो मे बी डेंगू एक तरह का फीवर है, लेकिन उसमें पेनफुल, यस, यानी कहा जाता है कि हमारे शरीर में बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स और ऑर्गन्स, also आँखें दुखती है, कान भी हल्की हल्की दुखती है, हेडेक होता है, नाक दुखती है, यानी हमारे बॉडी पार्ट्स, मसल्स तो पेन करती है, जॉइंट तो पेन करती है, बोन्स भी हल्के से पेन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी धीरे धीरे हमें कुछ पैनिक कंडीशन में जिसे बोलेंगे फील कराते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि पैनिक में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू कर देते हैं। डीप बिलीव
डिबिलिटेटिंग वेक्टर बॉन्ड। अब डिबिलिटेटिंग वेक्टर बॉन्ड का मतलब होता है कि इसमें कोई एक खास रिजल्ट नहीं होता, किसी अलग अलग तरीके से भी डेंगू हो सकता है। किसी को कोई एक सीरियस डिसऑर्डर है और कोई छोटी सी कारण सफिशिएंट है कि शायद उसे डेंगू हो गया। मोस्टली जो फीवर, जिन किसी को फीवर होते हैं तो उस फीवर का कन्वर्शन डेंगू में भी हो सकता है। सो मे बी वेक्टर बॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय एनी वन ऑफ द 4 क्लोजली रिलेटेड डेंगू वायरसेस। अगर प्रॉपरली किसी को डेंगू होता है तो उसके लिए फर्स्ट अगर कोई पॉजिटिव एजेंट है तो 4 प्रकार के वायरस है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड टू बाइट ऑफ फीमेल एडिस मॉस्किटो। कौन सी मॉस्किटो? एडिस मॉस्किटो। कौन सी? फीमेल ही, किसी में भी मेल नहीं है। चलो, मलेरिया फीमेल एनाफिलस, फाइलेरिया फीमेल बुलेट्स और डेंगू मोस्टली फीमेल एडिस। ठीक है, तो मे बी द मॉस्किटो टेक्स अप द डेंगू वायरस व्हेन इट सक्स ब्लड ऑफ पर्सन। यस, जो अफेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन का ये मॉस्किटो क्या कर लेता है? ब्लड सक करता है। बिल्कुल उसी तरीके से ऑन ऑफ रिटर्न अपनी सलाइवा से ये क्या दे देता है? रिटर्न ऑफ दूसरे को दे देता है, हेल्दी पर्सन। इट कैन नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। अगर मॉस्किटो ही इसके लिए कौन है? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल वेक्टर। यानी अगर हम एक दूसरे के साथ, किसी को डेंगू हुआ है और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे, खेल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, हैंडशेकिंग कर रहे या एक दूसरे से बातचीत कर रहे, इससे डेंगू नहीं पसरेगा या नहीं फैलेगा, स्प्रेड अप नहीं होगा। तो उसका कहना है कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ मॉस्किटो। ओके, लेटर ऑन में भी इस तरीके से शॉर्टली दिया है। क्यों? क्योंकि डेंगू के भी लक्षण मोस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल इसी तरीके से फीवर होना, हल्की सी खांसी होना, फिर जिसे हम बोलते हैं कि सर्दी महसूस होना, या जिसे हम बोलेंगे कि हेडेक होना, हल्की सी वॉमिटिंग, एनेक्सिया, अजीब सा फील होना, वीकनेस आना, लॉस ऑफ एपेटाइट लगना, लॉस ऑफ मेमोरी भी लगती है कभी कभी। अगर ये डेंगू का सीरियस इन्फेक्शन हो तो कॉज टू डेथ, क्योंकि हमारे बॉडी की जो प्लेटलेट्स होती है ये प्लेटलेट्स सडन ड्रॉप हो जाती है। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, पर अगर आपको लगता है कि इसकी अगर गलती से सिम्टम साइंस पूछ ले तो उस समय में हमें मे बी कंसिडरेशन में हमारी नेट से भी इसकी और ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। चलो आगे दिया है सीधा कैंसर। यस, एक सीरियस डिसऑर्डर है और इसके बारे में सभी को अच्छी खासी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस वजह से काफ़ी डिटेल में हमारे सिलेबस में दिया है और मोस्टली हमारे सिलेबस में इसे कितने मार्क के लिए पूछा जाता है? 4 मार्क के लिए। व्हाट इज मीन बाय कैंसर? 1 मार्क के लिए। अदरवाइज व्हाट इज मीन बाय ट्यूमर? 1 मार्क के लिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्यूमर? 2 मार्क के लिए। या ओनली नेम द टाइप्स ऑफ ट्यूमर? 1 मार्क के लिए। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर? 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए। और मे बी व्हाट आर द कॉजेस फॉर द कैंसर? 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए। और व्हाट आर द ट्रीटमेंट? ओके, मतलब इतनी बड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन में जो हमारे सिलेबस में इंफॉर्मेशन दी उसे छोटे छोटे टॉपिक में अलग अलग मार्किंग पर पूछा जा सकता है। ओके, सो मे बी व्हाट आर द कैंसर? देखो कैंसर क्या है? किसी का इन्फेक्शन नहीं है, ये किसी का इन्फेक्शन नहीं है। तो क्या है ये? हमारे शरीर की कैसी एक कंडीशन है, क्या है जिसकी वजह से हम उसे कैंसर बोलेंगे? तो मे बी एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड एंड पर्पसलेस डिवीजन ऑफ सेल्स। यस, हमारे ही शरीर की कुछ सेल्स, हम बोलते ना कि अगर हमारे शरीर की सेल्स अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेती है तो मे बी हमारे शरीर से वो सेल्स क्या होनी चाहिए? डिजेनरेट होनी चाहिए, बराबर ख़त्म होनी चाहिए। और उन्हें ख़त्म करने के लिए हमारे शरीर में कौन होती है? डिसीज़ होती है, राइट? वो क्या करती है? वो हमारे शरीर की इन चुन चुन के जिस सेल्स का कोई रोल नहीं है, जिसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुकी है, उसे खाना शुरू करेगी, मैक्रोफेजिंग करेगी या माइक्रोफेजिंग करेगी, या उन्हें ढूंढ ढूंढ के इम्यून से ख़त्म करना शुरू करेगी। कभी कभी ऐसी कुछ सेल्स
अगर कुछ सेल्स अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करती है, मतलब कैसे, हम पढ़ चुके हैं कि WBCs हमारे शरीर में सिर्फ 7 से 8 दिन के लिए जीवित रहती है, प्लेटलेट्स 9 से 10 दिन के लिए जीवित रहती है, RBCs 120 डेज के लिए जीवित रहती है। ओके, उसके अलावा हमारे शरीर में कुछ दिन मुक्का मार लगता है, हैमरिंग हो जाती, इंटरनल इंजरी हो जाती, नज़र नहीं आती, अंदर ही अंदर सेल्स टिश्यूज डैमेज हो जाते, राइट, हमें नज़र नहीं आते, हल्के से अंदर ही अंदर पेन कर रहे होते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, या अदरवाइज उसके ऊपर इंटरनली रोल प्ले करने वाली कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं लेते, चलते ही रहता है, होते ही रहता है, वो बराबर है। मोस्ट ऑफ टाइम तो हमें पता है कई दफ़ा अगर कोई चीज़ हमसे टकरा जाती है, राइट, तो हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स में कभी कभी एक्सटर्नली भी नज़र आता है कि अचानक से ब्लड यूज आउट नहीं होता, हमारे टिश्यू सेल्स कटफट नहीं जाती, लेकिन ब्लड वेसल्स रप्चर होती है या आजू बाजू के सेल्स और टिश्यू धीरे से डैमेज होते हैं, तो वहाँ का ब्लड वही फैल के ग्रीन ग्रीन कलर के, रेड रेड कलर की पैचेस हमारी बॉडी स्किन पर नज़र आती है, हल्का सा पेन करना शुरू कर देता है, कुछ लगाइए नहीं लगाइए, अगर वो हमारी इम्यून के अंदर है, हमारी इम्यून रेजिस्ट कर सकती है, तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है और पूरी तरीके से गायब हो जाता है। क्यों? तो हमारी बॉडी अगर अच्छी रेजिस्टेंसी में, इम्यून में है तो। पर अगर गलती से यही इस तरीके से कोई इंटरनल इंजरी, हैमरिंग, जो हमारे शरीर में कुछ सेल्स और टिश्यू को डैमेज कर चुका था, लेकिन इंटरनली वो रिपेयर नहीं हो पाया, तो वो सेल्स खुद को डिलीट करने की वजह से, डीजनरेट करने की वजह से, इम्यून सेल्स उसे फिनिश करने की वजह से, बॉडी उसे रिकवरी में लाने के पहले ही वही सेल्स अपने आप में लूजन हो जाती है और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है। और ऐसी सेल्स जो डैमेज कंडीशन में है या एबनॉर्मलिटी में चली गई है और वो अब नेचुरल है, कैसे एक एबनॉर्मल सेल हमारे शरीर की, वो अपने आप को फिर से नए एबनॉर्मलिटी में जन्म ले रही है, नई सेल्स को डिवाइड कर रही है। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, तंबाकू खाने से यानी वो सीधा मुंह में नहीं खाते, वो लोग कैसे यहाँ दबा के रखते हैं या टंग के नीचे रखते या कुछ, तो वहाँ रहने की वजह से उसका जो केमिकल होता है तंबाकू के अंदर की, वो तंबाकू की पत्ती के अंदर की, टोबैकम की, तो वो पत्ती के अंदर का जो जूस है वो केमिकल बर्न करता है जिस जगह रखी जाती है, और वहाँ पर इंजुरी होना शुरू हो जाती है। इंजुरी नहीं हुई, ब्लड लूज आउट नहीं हुई, अच्छे से फील नहीं हुआ पर्सन को, लेकिन ये जो केमिकल्स है ये सेल्स के अंदर जाके उन सेल्स को एबनॉर्मेलिटी में ढाल देती है, और वही सेल्स पूरी तरीके से हमारी बॉडी इम्यून से रेजिस्ट होने की वजह से फिनिश और डीजनरेट होने के बजाय वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हम अब वो अगर केमिकल बर्न से या इस टोबैकम की सिक्रीशन ऑफ केमिकल से वो एक नए टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो चुकी थी, और वही अपने नए टाइप की सेल्स में वो क्या कर रही है, सेल डिवीजन कर रही है, यानी हमारे शरीर के वो अब नॉर्मल सेल नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वही कहा है, ऐसे कई सारे रीजंस है जिसकी वजह से मे बी मोस्ट ऑफ टाइम देखिए अपनी लाइफ में अगर आपको ड्रग लेना ज़रूरी है, मोस्ट इसेंशियल है, तो ही लीजिए, अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ के लिए हेडेक हो रहा है, गोली पे गोली खाते, हल्का सा फीवर है, बहुत ज़्यादा गोली खा लेते, आज माझं टेम्परेचर वाढला है, नहीं आता क्रोसिन घेतली पाहिजे, आता कॅल्पल घेतली पाहिजे, इतने कुछ इनोसेंट होते लोग और इतने सेंस होते इन सारी चीज़ों के लिए, क्यों अचानक से सर्दी हो गई है, शुरुआत है जास्त हो, चलो टेकन एज द टैबलेट, नहीं लेनी चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, हमारी सहन शक्ति के परे नहीं होता, हमारी बॉडी खुद बताती है नहीं भाई अब मैं नहीं सह सकता, तब तक दवाई, गोलियां, साइरप नहीं लेनी चाहिए। अगर ऐसी ही कुछ टैबलेट्स एक्सेस हो जाती है हमारे शरीर में और जिसकी वजह से कुछ फ्लूइड हमारे शरीर में जाके बैठ जाता और इन सेल्स में जाके भर जाता, तो यही सेल्स अपने आप में क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। उसी की बात अब हम करेंगे एज ए कैंसर। तो मे बी एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड एंड पर्पसलेस डिवीजन ऑफ सेल में लीड टू फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मास यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, दैट इज ट्यूमर, गुठली बोलते, गांठ पड़ जाती बोलते, बराबर है। तो जस्ट लाइक दैट so maybe such a tumor which can be found in our body, such conditions is called as to be the cancer.
जिस समय में ऐसा कोई ट्यूमर हमारे शरीर में बन जाता है तो वो कंडीशन क्या होती है, एज कैंसर होती है। तो सबसे पहले कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार है, बोलते ट्यूमर। यानी आपको ट्यूमर का डेफिनेशन मिल गया। क्या डेफिनेशन है, एज एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड पर्पजलेस, ऐसी एक सेल जो एबनॉर्मल है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रही है इतनी रैपिड कि कुछ ही मिनट में, कुछ ही आवर्स में 1 से 2, 2 से 4 फटाफट बिलियंस बन रही है। पर्पजलेस, हमारे शरीर में उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई एम नहीं कि उसे क्या करना है हमारे शरीर में, उसे कोई पर्पज नहीं है, बस अपने आप को ग्रोन कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। और उस समय में अचानक से एक मांस बन जाता है, गुठली बन जाती है, टिश्यू बन जाता है, एक अलग सा टिश्यू, जिसे क्या नाम देंगे, इज नोन एज टू बी द ट्यूमर एंड सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज टू बी द कैंसर। व्हेन ट्यूमर इज मैलिग्नेंट यानी अचानक से ये ट्यूमर, ये जो गुठली होती है, मांस होती है, जो अनकंट्रोल्ड मांस बोलेंगे सीधा, ये अचानक से कुछ एबनॉर्मल सिक्रीशन करना शुरू कर देता है, विच आर इंटरफेरेंस इन आवर बॉडी। तो उसे उस समय में उस ट्यूमर को मैलिग्नेंट कहते हैं। कभी कभी ऐसी कई सारी ट्यूमर हमारे बॉडी में बनती है। क्या आपने सुना है, हाथ में गुठली आ गई, ना दर्द करती है, ना इन्फेक्शन कर रही है, ना कुछ कर रही है, फिर डॉक्टर बोलता है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है कि क्या पेन हो रहा है, क्या ये बड़ा हो रहा है, क्या ये छोटा हो रहा है। तो आप बोलते नहीं, जब से ये हुआ है उतना ही है, कुछ बढ़ता नहीं है, छोटा भी नहीं होता, दर्द भी नहीं करता। तो फिर वहाँ से वो टेस्ट करवाते हैं कि एक्चुअली ये गुठली जो आई है किसकी है, क्या टीबी की है, क्या कैंसर की है, या फैट्स की है, या अचानक से यूं ही कभी अचानक से हमें मार पड़ी थी, मार लगे थे, हैमरिंग हो गई थी, और कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वहाँ की एक जो अनकंट्रोल्ड सेल थी, ऐसे ट्यूमर बना के, गुठली बना के हमारी स्किन में आ गई है। ये आपको कोई अफेक्ट नहीं करेगी, आपकी डेट तक अगर वो रहेगी तो भी चलेगा। ऐसे मोस्ट ऑफ टाइम होता है। चर्बी की भी गुठलियाँ बन जाती है। मोस्टली कुछ ऐसे पर्सन्स जो ज़्यादा से ज़्यादा मीट खाते, मांस खाते, नॉनवेज, उनकी पेट में ऐसी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती है, यहाँ पर इस पार्ट में, स्टमक के ऊपर, क्योंकि फैट ज़्यादा होता है नॉनवेज में। और उस समय में उनकी शरीर में अचानक से कुछ छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी भी गुठली नज़र आती है, अनकंट्रोल्ड मास ट्यूमर। पर ये ट्यूमर जिस समय में मैलिग्नेंट हो जाता है, मैलिग्नेंट यानी जिसे हम बोलते हैं कि एक तरह का एबनॉर्मल फंक्शनल रोल शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल सिक्रीशंस हमारे बॉडी में, टॉक्सिन्स सिक्रीट करना, रिलीजना शुरू कर देता है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज कैंसर। उस समय में वो कौन होता है, कौन सी कंडीशन होती है हमारे शरीर की, कैंसर। एंड हैज़ एबिलिटी टू इन्वेड अदर टिश्यूज, और यही इनमें से सेल्स, इन्हीं मैलिग्नेंट ट्यूमर से कुछ सेल्स अचानक से छूट जाती है। इसी मैलिग्नेंट ट्यूमर से कुछ सेल्स अचानक से छूट जाती है, और छूटने की वजह से हमारे ब्लड से फ्लोन होके वन पार्ट टू अनादर पार्ट में फैलना शुरू कर देती, और वही इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो कंडीशन क्या होता है, कैंसर होता है। चलो, कैंसर हार्म्स द बॉडी व्हेन कैंसरस सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली टू फॉर्म न्यू लम्प्स और मास ऑफ टिश्यूज कॉल्ड द न्यूप्लाज्म। यस, न्यूप्लाज्म ही है ना, यस। तो कहा जाता है कि यही कैंसरस सेल्स जब अपने आप में इन छोटे से ट्यूमर से, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये सिंपल ट्यूमर नहीं, कैसा ट्यूमर होगा कैंसर का, मैलिग्नेंट, डेंजरस, जो अपने आप से कुछ सेल्स को रिले करता है, छोड़ दे रहता है, कुछ गुठली बना के रुक जाता है टिश्यू करके, उनमें से कुछ सेल्स छूट जाती है, जो हमारे शरीर के लिए कैसी होती है, डेंजरस होती है। और ये सेल्स बहते बहते दूसरी जगह जाके अटैच हो जाती है, इस जगह जाके अटैच हो जाती है, वापस से अनकंट्रोल डिवीजन करना शुरू कर देती, दूसरी गुठली बनाएगी, दूसरी ट्यूमर बनाएगी, फिर धीरे धीरे ये हमारी उस जगह की, उस ऑर्गन को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से ये हमारी इस जगह जगह जाके अनकंट्रोल डिवीजन करती है। तो उस समय में एक नया जो ट्यूमरस मास बनता है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, न्यूप्लाज्म। देना इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब WBCs एबनॉर्मली कैंसरस सेल्स में बदल जाना, ब्लड कैंसर,
कंसिडर्ड एज, तो उसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। तो ट्यूमर्स कैन ग्रो एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स। धीरे धीरे ये ट्यूमर की सेल्स रिले होना शुरू हो जाती है और हमारे बॉडी की कई ऑर्गन्स में घुस घुस के उसे इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है। हाँ, इसका मेन रोल क्या है, क्यों इन्फेक्ट करती है, यहाँ ये पूरा सेंटेंस कोट करके रखो। दे अल्सो रिलीज सिक्रीशंस विच अल्टर बॉडी फंक्शंस, ये उसका मेन रोल है। तो सिर्फ ये सेल ग्रो नहीं होती, सिर्फ सेल ग्रो होने से कुछ होगा क्या, सिर्फ गुठली बनेगी, बराबर है। लेकिन कब हमें उसका रियल अफेक्ट होगा, तो वो सेल्स एक तरह का एबनॉर्मल सिक्रीशन, कुछ हानिकारक, जैसे हम बोलेंगे कि हमारे शरीर में वो सिक्रीशन सीक्रेट होना नहीं चाहिए, वो सिक्रीशंस हमारे बॉडी में इंटरफेयर करेगी या हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को कैसे कर देगी, एबनॉर्मल में बदल देगी। सो तो इस तरीके से अगर हमारे बॉडी की कुछ फंक्शंस अल्टर कर देती है तो उस समय हमारी बॉडी में नेचुरली इंटरफेरेंस एबनॉर्मेलिटी कॉज हो जाएगी और हमारी बॉडी धीरे धीरे इम्यून रिस्पॉन्स से लोअर डाउन हो जाएगी और हमारी बॉडी में अल्टरनेशन ऑफ फंक्शन, एबनॉर्मेलिटी ऑफ फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो नेचुरली बॉडी सही तरीके से सही इम्यून में नहीं रहेगी। कहा जाता है दीज आर मेन किलर डिसीज, ये हमारे शरीर का कैंसर एक मेन किलर, यानी ये धीरे धीरे जैसे कोई डिसीज होता है कुछ ही सेकेंड, कुछ ही मिनट, कुछ ही आवर्स में, कुछ ही दिनों में हमें बता देता है कि हमें कुछ हुआ है और हम उसके ऊपर इंस्टेंटली ट्रीटमेंट करते हैं, क्योर हो जाते हैं, बराबर है। लेकिन कैंसर ऐसा एक डिसीज़ है जो कैसे बोलते हैं, जैसे किसी कपड़े में, किसी चीज़ में दिमाग लगता है तो कैसे वो धीरे धीरे खाता है, वैसे ही ये हमारी बॉडी को, हमारी इम्यून को इतना स्लोली डैमेज करता है कि ये एक तरह से हमारे शरीर को किल करने वाला किलर है। ये नज़र नहीं आता, इसके सिम्टम्स भी हमें नज़र नहीं आते। जब ये कैंसर के जो सिम्टम्स है वो जब ये इंसान इम्यून को ड्रॉप करके चौथी स्टेज में नियरली पहुंच जाता है तब उस पर्सन में कैंसर डिटेक्ट होता है। अदरवाइज उसको कैंसर हुआ ये भी डिटेक्ट नहीं होता, और जब डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर सीधा बोल देता है ये पर्सन 1 महीना जिएगा, 6 महीना जिएगा, हार्डली 1 साल जिएगा। यानी जब हमारी बॉडी में सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है तब वो डिटेक्ट होता है। इस वजह से इसे मे बी किलर डिसीज कहा जाता है। फिजिशियन रिसर्चर्स स्पेशलाइज स्टडी करते हैं इनमें, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, सब कुछ इसमें अगर कैरी होता है तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करने की एक ब्रांच है हमारी साइंस की, उसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। और जो स्टडी करने वाले रिसर्चर डॉक्टर्स ऑन्कोलॉजिस्ट। और क्यों ऑन्को क्यों, तो मे बी ये हमारे शरीर का फंक्शन अल्टर कर देता है। क्यों, तो हमारी सेल्स की जो जीन्स होती है वो जीन्स ही अचानक से हमारे नॉर्मल जीन्स से एक एबनॉर्मल जीन्स में ऑन्को जीन्स कहलाए जाते हैं, एबनॉर्मल जीन्स, सो कॉल्ड एज द ऑन्को जीन्स। और इन ऑन्को जीन्स से जो कैंसरस सेल्स होती है उन्हें ऑन्कोसाइट्स कहलाया जाता है। सो मे बी चलो मे भी कहा जाता है कि ट्यूमर जो है वो हमारी बॉडी में कहीं पर भी डेवलप हो सकते हैं। क्यों, तो ये सेल्स हमारे ब्लड से बहती हुई किस ऑर्गन में जाती उस पर डिपेंड करता है, राइट। कि ये जो कैंसरस सेल्स है जहाँ एक जगह बनी थी ट्यूमर और ट्यूमर मैलिग्नेंट हो गया, एक सीरियस ट्यूमर हो गया है जिससे कुछ ऐसी केमिकल सिक्रेट हो रही है और जिसकी वजह से ये धीरे धीरे हमारी बॉडी पार्ट्स में ये सेल जिस किसी बॉडी पार्ट में, जिस किसी ऑर्गन में जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पार्ट में अगर कुछ सडन शुरू हो चुकी है, एबनॉर्मलिटी शुरू हो चुकी है, डैमेज ऑफ द पार्ट शुरू हो चुका है, तो उस पार्ट का क्या शुरू हो जाएगा, कैंसर शुरू हो जाएगा। या उस पार्ट में जो एबनॉर्मेलिटी कहलाई जाएगी, इन सेल्स के अफेक्शन से या ट्यूमर बनेंगे तो उस पार्ट का वो कैंसर कहलाया जाएगा। तो मे बी इस तरीके से जहाँ हमारी बॉडी पार्ट्स में जाता है या बॉडी में जहाँ ये ट्यूमर डेवलप होना शुरू हो जाता है वहाँ उस टाइप के कुछ कैंसरस टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं और उन्हें कैंसरस ट्यूमर्स कहलाए जाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाया जाता है बेनिंगल ट्यूमर जिसे नॉन मैलिग्नेंट यानी ज़्यादा सीरियस नहीं होता, और दूसरा होता है कैंसरस और मैलिग्नेंट। जैसे अभी अभी कहा मैंने कि गुठलियाँ बन जाती है नॉन मैलिग्नेंट पर, वो कैंसर की नहीं होती।
और कुछ ऐसी जो कैंसर की होती है, पेन करती है, बड़ी होती है, सडन महसूस करती है, इतना वीक कर देती है कि इंसान को सही तरीके से उनके फंक्शनल रोल भी या डेली जो उनकी रूटीन मूवमेंट है या लाइफ स्टाइल जो थी या जो भी उनके डेली फंक्शंस उसकी बॉडी के जो प्ले होते थे वो अचानक से सडन एबनॉर्मेलिटी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से मैलिग्नेंट और कैंसरस ट्यूमर्स, कल दोनों टाइप की ट्यूमर के बारे में हम डिटेल डिस्क्राइब करेंगे।